वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सरजीज हाइप। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एक चैप्टर हिस्ट्री का जिसका नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड मतलब लोग जब बगावत करने लगे 1857 में और उसके बाद बगावत बोलो या फिर विद्रोह बोल लीजिए, सब कुछ का सेम ही मीनिंग है। फिगर 1 में आप लोग देख सकते हैं कि सेपोइज एंड पीजेंट। अब सेपोइज कौन लोग होते हैं? पहले के चैप्टर्स में हम लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा। जो इंडियन लोग, जो हमारे देश के लोग ब्रिटिशर्स के अंडर काम करते हैं, उनके सेना में काम करते हैं, उनको सेपोइज बोला जाता है। तो सेपोइज और पीजेंट क्या किए? आपस में मिलजुल कर फोर्सेस इकट्ठा किए और जो भी रेवल्ट चल रहा था नॉर्थ इंडिया के पार्ट में, पॉलिसीज एंड द पीपल। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग देखे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या क्या पॉलिसीज था, मतलब क्या क्या वो लोग जो मन में आ रहा था वो लोग अपने फायदे के लिए एक पॉलिसी लागू कर दे रहे थे, और ये जो पॉलिसी का असर है अलग अलग लोगों पे कैसे हो रहा था। जैसे कि किंग्स हो गए, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स, ये सभी लोगों के ऊपर असर पड़ रहा था, और अच्छा असर नहीं बुरा असर पड़ रहा था अलग अलग तरीकों से। हम लोग ये भी देखे थे पहले चैप्टर्स में कि जो लोग हैं, ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसीज और एक्शंस है उनको कैसे रेजिस्ट कर रहे थे, उनसे कैसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो लोगों का इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा था। और लोगों के जो सेंटिमेंट्स और लोगों के जो भी इंटरेस्ट है उसके खिलाफ जो भी ब्रिटिशर्स सब पॉलिसीज ला रहे थे, इन पॉलिसीज से लड़ने के लिए हमारे देश के लोग अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे थे। फिर नेक्स्ट हेडिंग है नवाब्स लूज देयर पावर सिंस द मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ? जो नवाब्स थे, जो राजास थे, वो लोग के पावर धीरे धीरे कमते गए, पावर पूरा धीरे धीरे होकर खत्म हो गया। और उनका जो भी ऑथोरिटी और जो भी ऑनर था, जो भी मान सम्मान था, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता गया। बहुत सारे कोर्ट्स में रेसिडेंट को रख दिया गया था, और इसके वजह से जो रूलर्स के फ्रीडम है उनका फ्रीडम कम हो गया। इसका मतलब ये, रेसिडेंट्स को स्टेशन कर देने का मतलब ये कि जो भी दरबार है, राजा का जो भी महल है, वहाँ पे जो भी कोर्ट्स है, ब्रिटिशर्स अपना एक आदमी रख दिए। और इसे इसलिए रखे ताकि ये राजा लोग, नवाब्स हो गया, राजा लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रची जा रही, ये सब देखने के लिए। तो इसके वजह से क्या हुआ, इनका जो फ्रीडम है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और उनका जो आर्म फोर्सेस है, इनका जो सेना था वो डिस्बैंड हो गया, खत्म हो गया। और उनका जो रेवेन्यूज है, जो टेरिटरीज है, जो भी टैक्स वगैरह उठ रहा था, जो भी टेरिटरीज थे, स्टेजेस में चले गए। मतलब स्टेप बाय स्टेप ब्रिटिशर सब इनके सारे रेवेन्यूज को खत्म कर दिया, टेरिटरीज को ले गए। ठीक है। तो ऐसा ऐसा हो रहा था। बहुत से रूलिंग फैमिलीज, बहुत सारे फैमिली जो रूल कर रहे थे वो ब्रिटिशर से नेगोशिएट करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की कंपनी से, ब्रिटिशर से, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी, वो ये चाहती थी कि कंपनी उसके एडेप्टेड बेटे को, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का कोई भी बेटा या बेटी नहीं थी, और उसका हस्बैंड के डेथ के बाद वो एक बेटा अडॉप्ट कर ली थी। ठीक है, एक बेटा और किसी का अडॉप्ट कर ली थी। और वो ये चाहती थी कि ब्रिटिशर सब उसके हस्बैंड के डेथ के बाद उसके जो अडॉप्टेड सन है उसको इस किंगडम का वारिस बनाए, अगला राजा बनाए। उस तरह नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, नाना साहेब जो थे अडॉप्टेड सन थे, वो भी पेशवा बाजीराव टू के, वो ये प्लीड किए, वो ये रिक्वेस्ट किए उनके फादर के डेथ के बाद उनके फादर का जितना भी पेंशन मिलने वाला था वो सब उनको दे दिया जाए। लेकिन कंपनी क्या किया, कंपनी अपने सुपेरियरिटी और मिलिट्री पावर्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। और ये जो प्लीज थे, ये जो भी रिक्वेस्ट, ऐसे जो भी लोग, ऐसे जो भी राजा नवाब लोग ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उनका रिक्वेस्ट को ठुकरा दे रहा था। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। अवध जो था सबसे लास्ट टेरिटरी था जिसको एनेक्स किया जाने वाला था, यानी कि कब्जा किया जाने वाला था। इन 1801 a subsidiary alliance was imposed on अवध। 1801 में क्या हुआ ना, अवध में सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिया ये ब्रिटिशर्स। सब्सिडरी अलायंस तो आपको पता ही होगा, पहले के चैप्टर्स में पढ़े थे कि ब्रिटिशर्स लोग कोई भी राजा को अपना सेना रखने के लिए मना करती है। वो बोले कि आप लोग सेना नहीं रख सकते, आप लोगों को अगर सेना का जरूरत होगा तो हम लोग आपको सेना प्रोवाइड करेंगे, बदले में आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। और 1850 अवध को भी एनेक्स कर लिया गया। गवर्नर जनरल डलहौसी जो थे वो ये डिक्लेयर कर दे कि जो टेरिटरी है वो मिसगवर्नड हो रहा है,
ठीक है, और इस टेरिटरी में ब्रिटिश रूल चाहिए ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, इस ये जो जगह है अवध अच्छा से चल सके। तो डलहौसी क्या किया ना, ये जो टेरिटरी है, जो जगह है अवध, वो वहाँ के लोगों को ये बोल रहा था, बहका रहा था कि यहाँ का जो राजा है, अवध का जो भी राजा है, इसको मिसगवर्न कर रहा है, अच्छे से चला नहीं पा रहा। और इस जगह को अच्छे से चलाने के लिए ब्रिटिशर्स का रूल आना बहुत जरूरी है। अब कंपनी ये प्लान करने लगा, कैसे मुगल डिनेस्टी को पूरा खत्म कर दिया जाए। तो मुगल डिनेस्टी एक बहुत बड़ा डिनेस्टी था, लेकिन ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ कर करके इनको हरा रहे थे, सता रहे थे। तो कंपनी क्या क्या ना, जो भी मुगल किंग है, जो भी मुगल राजाओं के नाम लिखा जाता था कॉइन्स, कॉइन्स में मिंट किया जाता था, कंपनी उसको रिमूव कर दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौसी ये अनाउंस किए कि बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद जो फैमिली है राजा का, यानी कि बहादुर शाह जफर का जो भी फैमिली है, उन्हें रेड फोर्ट से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा और कोई दूसरे जगह दे दिया जाएगा दिल्ली में, वहां पर रहने के लिए। 1856 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ये डिसाइड किया कि जो बहादुर शाह जफर होगा वो सबसे आखिरी मुगल किंग होगा, और उसके डेथ के बाद कोई भी डिसेंडेंट नहीं बनेगा। तो गवर्नर जनरल कैनिंग क्या बोला, बहादुर शाह जफर, ये जो मुगल एम्परर है, मुगल का सबसे आखिरी किंग बनेगा, और इसका डेथ के बाद कोई भी उसका डिसेंडेंट्स, कोई भी उसका वंशज को किंग्स नहीं बोला जाएगा, उनको बस प्रिंस बोला जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है द पीजेंट्स एंड द सेपोइस इन द कंट्री साइड, यानी कि एक टेरिटरी का बाहर वाला इलाका, हम लोग देहात वाले एरियाज बोल सकते हैं। जो पीजेंट्स थे, जो जमींदार थे, वो लोग ये जो हाई टैक्सेस है और ये जो रिजिड यानी कि जो टफ मेथड्स है रेवेन्यू कलेक्शन के, इसको रिजेंट कर रहे थे, यानी कि इसके वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, इनको बहुत ज्यादा ये तरीका गलत लग रहा था। और ये जो टैक्स है, ये टैक्स देने के लिए बहुत सारे पीजेंट जमींदार क्या करते थे, लोन ले लेते थे मनी लेंडर से, ताकि वो टैक्स दे सके, और सोचते थे कि टाइमली मनी लेंडर को पैसा दे देंगे, लेकिन टाइमली वो मनी लेंडर्स को भी पैसा नहीं दे पाते थे। और उसके वजह से उनका जो जमीन है वो ब्रिटिशर्स का हो जाता था, ब्रिटिशर्स उनके खुद के जमीन से उनको निकाल देते थे। जो जमीन वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका फैमिली अब तक उसमें चाष या फिर क्रॉप प्रोडक्शन, कल्टीवेशन करते आया है, वो जमीन भी उनको ब्रिटिशर्स को देना पड़ रहा था। द इंडियन सेपोइज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो रीजन फॉर डिसमेंट। तो जो इंडियन सेपोइज थे, यानी कि जो इंडियन लोग ब्रिटिशर्स की कंपनी में काम कर रहे थे, उनके आर्मी में सर्व कर रहे थे, वो लोग भी बिल्कुल नाखुश, क्योंकि उनका जो पेमेंट हो रहा था, उनका जो अलाउंस, यानी कि एक कंपनी में रहने से जो बेनिफिट्स मिलता है, और उनका जो कंडीशंस था सर्विस का, जो भी काम कर रहे थे उनका जो कंडीशंस थे, ये सब चीज़ों को लेके वो बिल्कुल भी नाखुश। ये जो सेपोइस ब्रिटिशर्स के लिए जो काम कर रहे थे, ये सेपोइस कुछ रूल्स बनाए गए थे, जो कि ये जो सेपोइस है उनके रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीव्स को वायलेट कर रहे थे। मतलब कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स ऐसे थे जो इनके रिलीजियंस और बिलीव्स के खिलाफ। तो अगर आप कोई कंपनी में हो या किसी के अंडर सर्विस कर रहे हो, तो आपके रिलीजियन और बिलीफ के खिलाफ कोई रूल रख दे, कोई कुछ कर दे, कुछ बोल दे, तो आपको वहाँ पे काम करने का इंटरेस्ट थोड़ी ना लगेगा। और क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में क्या होता था, कुछ लोग ऐसे मानते थे कि अगर कोई भी इंसान अपना कंट्री छोड़ के समुंदर क्रॉस कर ले, अपना एरिया छोड़ के समुंदर क्रॉस कर दे, तो उनका जो रिलीजियन है, उनका जो भी कास्ट है, वो उनका जो भी धर्म है, उनका जो भी जाति है, वो अपना जाति और कास्ट, अपना जाति और धर्म खो बैठे। तो उसी तरह 1824 में घटना हुआ, घटना में क्या हुआ, सेपोइस को ये बोला गया कि तुम लोग बुरमा जाओ सी रूट से, ताकि कंपनी के लिए तुम लोग लड़ाई करके आना। लेकिन वो लोग जाने से मना कर दिए, वो लोग ये ऑर्डर मानने के लिए ही तैयार नहीं। वो बोले कि हम लोग सी से नहीं जाएंगे, हम लोग लैंड रूट, और उनको बहुत पनिश भी किया गया था इस वजह से। और ये जो इशू है 1856 में खत्म नहीं हुआ। 1856 में क्या हुआ, कंपनी एक नया कानून पास किया, जिसमें ये था कि हर एक नया इंसान जो इस कंपनी के आर्मी में जिसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उसको ये एग्री करना पड़ेगा कि वो हमारे लिए ओवरसीज में भी सर्व करे। मतलब कोई भी एक नया इंसान, कोई भी एक नया इंडियन सिपाही अगर बनेगा ब्रिटिशर्स के अंदर, तो उससे को ये भी बोला गया कि टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे ये रहेंगे कि तुम्हें अगर जरूरत पड़े तो हमारे लिए 7 समुंदर पार जाके भी लड़ाई करना पड़े। तो सेपोइज कंट्री साइड में जो कुछ भी हो रहा था उसके खिलाफ भी रिएक्ट कर रहे थे। उनको भी पता चल रहा था कि ये ब्रिटिशर्स के ये ऐसे ऐसे पॉलिसीज है, और कंट्री साइड में भी लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम झेलने को पड़ रहा है। और ज्यादातर जो सेपोइज थे वो पीजेंट्स थे, और उनके जो फैमिलीज थे गांव में रह रहे थे, तो उनको बुरा लगेगा ना कि हमारे फैमिली को ये सब झेलना पड़ रहा है और हम लोग इधर है। तो ये जो एंगर है पीजेंट्स का, धीरे धीरे सेपोइज में फैलता गया। प्रोसेस टू रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का क्या रेस्पॉन्स हुआ, यानी कि रिफॉर्म्स यानी कि
बदलाव लाना, सोसाइटी में चेंजेस लाना। तो इन सोसाइटी में चेंजेस की वजह से क्या क्या रेस्पॉन्स हो रहा था? रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब होता है बदलाव लाना। तो बदलाव आने का क्या क्या रेस्पॉन्स? ब्रिटिशर्स ये बिलीव रखते थे कि इंडियन सोसाइटी को बदलना पड़ेगा, उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, और उसके लिए वो लोग बहुत सारे लॉज पास किए ताकि सती का जो प्रैक्टिस है वो खत्म हो जाए, लोग सती का प्रैक्टिस करना बंद कर दें, और जो विडोज है, जो विधवा है, उनका रिमैरिज को एनकरेज किया जाए। सती में क्या होता है, अगर एक वाइफ का हस्बैंड का डेथ हो गया तो उस हस्बैंड को जब जलाया जाता है तो उस औरत को भी बोला जाता है कि तुम्हें अब जीने का हक नहीं, तुम भी इस आग में जल जाओ, और उसे भी उस आग में जला दिया जाता है। तो इसी को बोला जाता है सती। ब्रिटिशर्स ऐसा सुनते थे सती के बारे में तो उन्हें लगता था कि इंडिया बहुत बैकवर्ड है, और सच में ये तो बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। ऐसा थोड़ी ना कि अगर हस्बैंड मर गया तो औरत को जीने का हक नहीं, वो जी नहीं सकती, वो भी जी सकती है, वो भी इंसान है। तो ब्रिटिशर्स इसलिए कुछ लॉज पास कर रहे थे, जैसे प्रैक्टिस सती का बंद हो जाए, और साथ साथ में जो विडोज है, जो विधवा औरत सब है, उनका रीमैरिज कराया जा सके। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। 1830 में क्या हुआ, जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्रिश्चियन मिशनरीज यानी कि वो लोग होते हैं जो क्रिश्चियनिटी को फैलाते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को ये बोले कि तुम लोग अपने एरियाज में पूरा फ्रीली फंक्शन कर सकते हो, और साथ साथ में तुम लोग लैंड और प्रॉपर्टी भी ऑन कर सकते। इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्सन टू क्रिश्चियनिटी इजियर। 1850 में एक लॉ ऐसा पास हुआ जिसमें कोई भी इंसान बहुत ही आसानी से क्रिश्चियन बन सकता है, कोई भी इंडियन इंसान। और ऐसा करने से क्या होगा, जो इंडियन क्रिश्चियन में बदल गया है, क्रिश्चियन बन गया है, तो वो अपना एंसेस्टर्स का जो प्रॉपर्टी है उसको वो मिल जाएगा। मतलब देखिए ब्रिटिशर लोग क्या चाल चल रहे हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग अपने एंसेस्टर्स, पूर्वजों का प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें क्रिश्चियनिटी में बदलना पड़ेगा, अगर तुम क्रिश्चियन बनोगे तभी तुम्हारे एंसेस्टर्स का प्रॉपर्टी तुम्हें दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे इंडियंस ये फील किया कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, उनके रिलीजन को, उनके धर्म को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, उनके सोशल कस्टम्स को और उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। और साथ साथ में कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जो कुछ सोशल प्रैक्टिसेस को बदलना चाहते। ये रिफॉर्मर्स और रिफॉर्म के बारे में, इनके मूवमेंट के बारे में चैप्टर 6 में आप लोग पढ़ेंगे। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, लोगों का क्या नजरिया था तब, उस टाइम में ब्रिटिशर जब कब्जा करके रखे थे, लोगों की क्या नजरिया था। तो इसके बारे में हम लोग को एक आइडिया आने के लिए हम लोग दो सोर्सेस को पढ़ेंगे, 1 और 2। ब्रिटिश रूल क्या कर रहा था उस वक्त, और लोगों को क्या हो रहा था, लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा था। सोर्स 1 में यह है द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, 84 रूल्स का एक लिस्ट। तो ये जो सोर्स है, एक एक्सर्प्ट है फ्रॉम द बुक मध्य प्रवास। मध्य प्रवास एक बुक से ये एक छोटा सा पार्ट लिया गया है, और इनके जो राइटर है विष्णुवर्ट गोडसे, ठीक है। और ये एक ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के गांव से। तो विष्णुवर्ट गोडसे और उनके अंकल, वो लोग एक यजना यानी कि यज्ञ यज्ञ में जाने वाले थे जो कि मथुरा में हो रहा था। तो विष्णु भट्ट ये लिखते हैं अपने बुक में, इस एक्सर्प्ट में, कि वो कुछ सेपोई से मिले, यानी कि इंडियन सोल्जर से मिले जो ब्रिटिश के अंडर काम कर रहे हैं। तो वो लोग उन्हें ये बोले ना कि तुम लोग आगे मत जाओ, मतलब ये जो सेपोइज है, इंडियन सेपोइज, सॉरी, ये जो सेपोइज है, ये उन दोनों को बोले, विष्णुवर्ट गोडसे और उनके अंकल को बोले कि आगे मत जाओ, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अपहीवल होने वाला है इन 3 डेज, 3 दिन में एक बड़ा सा अपहीवल होने वाला है। अपहीवल मतलब एक बड़ा सा बदलाव आने वाला है, या जिसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दंगा फसाद होने वाला है 3 दिन। तो ये सेपोइज ये बोलते हैं कि जो इंग्लिश है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स है, वो पूरा ठान लिए कि हिंदूज और मुस्लिम के जो रिलीजन है, उनके उनको पूरा वाइप आउट कर देंगे, उनका पूरा सफाया कर देंगे। ये जो ब्रिटिशर्स 84 रूल्स बनाए, और इन 84 रूल्स को बड़े बड़े जो राजा है और जो प्रिंसेस है कलकत्ता के, उनके सामने ये 84 रूल्स वो ब्रिटिशर्स अनाउंस कर दिए सभी राजाओं के सामने, इंडियन राजाओं के सामने। और ये जो इंडियन सेपोइज है, वो ये बोल रहे हैं कि जो राजा लोग हैं इन रूल्स को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया, और ब्रिटिशर्स को ये वार्निंग भी दिए कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला और बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है, अगर ये रूल इम्प्लीमेंट कर दोगे तुम लोग, ये जो 84 रूल्स है। तो सभी राजा अपने अपने कैपिटल चले गए एकदम गुस्से में, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं राजा, सब प्लान्स बनाने लगे। एक डेट को फिक्स किया गया ये रिलीजन का वार के लिए, और ये जो सीक्रेट प्लान है इसको
एक कैंटोनमेंट जो मेरठ में था, उस कैंटोनमेंट से लेटर के जरिए बाकी अलग अलग कैंटोनमेंट्स में भेज दिया गया। कैंटोनमेंट्स आर्मी का कैंप आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, या फिर गैरिजन बोल सकते हो, जहाँ पर सोल्जर्स लोग रहते हैं। तो यही था हमारा पहला सोर्स वन, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। इसमें आप लोग ये याद रख लीजिएगा, ये जो बुक का नाम है माझा प्रवास, ठीक है, ये एक एक्सेप्ट है और विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा ये लिखा गया है। सोर्स टू, देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। हर रेजिमेंट में जो सोल्जर्स थे उनके बीच एक्साइटमेंट आ गया। रेजिमेंट मतलब एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं आर्मी में, जिनका एक पर्टिकुलर ऑफिसर उनको कमांड करता है। और एक अकाउंट है, यानी कि उनके बारे में लिखा गया है, मेमोयर ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। मेमोयर मतलब किसी के बायोग्राफी के बारे में लिखा जाता है, तो सूबेदार सूबेदार सीताराम पांडे का मेमोयर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये लिखा गया कि सीताराम पांडे रिक्रूट किए गए थे 1812 में एज ए सेपॉय। यानी कि सीताराम पांडे, ये जो इंडियन इंसान था, इनको ब्रिटिश लोग अपने आर्मी में रिक्रूट किए थे 1812 में, बंगाल नेटिव आर्मी में, बंगाल के आर्मी में। और ये ब्रिटिशर्स को सर्व किया अराउंड 48 ईयर्स तक। मतलब 48 ईयर्स तक ये ब्रिटिशर्स का काम करता रहा, उनको सर्व करता रहा, और ये रिटायर हो गए 18। तो ये ब्रिटिशर्स को हेल्प किए, ये जो रेबिलियन हो रहा था उसको सप्रेस करने में। मतलब जो लोग भी बगावत पे उतर आए थे इंडियन लोग, इस बगावत को दबाने के लिए ये हेल्प किया। मतलब ब्रिटिशर्स का हेल्प किया, एक इंडियन हो के भी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये ब्रिटिश के लिए लॉयल थे। इनका बेटा एक बागी था, एक रेबल था, और इन्हीं के आंखों के सामने ब्रिटिशर्स ने इनके बेटे को मार दिया। इनका जब रिटायरमेंट हो गया, इनको इनका जो कमांडिंग ऑफिसर थे जिनका नाम था नॉरगेट, वो उनको परसुएड किए, यानी कि बोले कि अपना एक मेमोयर लिखो, अपने बारे में लिखो। और ये अपना राइटिंग, अपना मेमोयर लिखना कंप्लीट किए 1861 में इन अवधी। अवधी एक लैंग्वेज है, और नॉरगेट इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश, और ये इनको पब्लिश कर दिया अंडर द टाइटल फ्रॉम सेपोय टू सूबेदार, सेपोय से सूबेदार। तो आप लोग ये एक्सेप्ट को पढ़ सकते हैं कि सीताराम पांडे क्या लिखे थे। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबिलियन। म्यूटिनी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है, जब सोल्जर्स एक ग्रुप बना के अपने ऑफिसर्स को डिसोबे करते हैं, मतलब उनकी बात नहीं मानते, तो उसको बोला जाता है म्यूटिनी। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे ये जो म्यूटिनी का ग्रुप था, ये म्यूटिनी का ग्रुप की वजह से एक बहुत बड़ा रेबिलियन क्रिएट हो गया। रेबिलियन यानी कि बहुत बड़ा राजद्रोह बोल सकते हैं। मतलब सत्ता परिवर्तन का प्रयास, सत्ता बदलने का कोशिश, मतलब अपने गवर्नमेंट का चेंज करने का कोशिश, मतलब जो भी गवर्नमेंट है उसको चेंज करने का कोशिश। तो कब, तब कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। स्ट्रगल बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड। ये रूलर्स यानी कि जो रूल कर रहे हैं, रूल्ड मतलब रूलर जिनके ऊपर रूल कर रहे हैं, उनके बीच जो स्ट्रगल होता था वो आर नॉट अनयूजुअल। कभी कभी ये जो स्ट्रगल्स थे बहुत ज्यादा फैल जाते थे। कोई भी देश है, कोई भी देश में जो भी गवर्नमेंट रूल कर रहा है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। तो जो लोगों को पसंद नहीं आता बहुत ज्यादा, तो उसको रेजिस्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको चेंज करने की कोशिश में लग जाता है। तो कभी कभी ये जो स्ट्रगल्स होते हैं ना, बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़ा, छोटा सा स्ट्रगल बहुत बड़ा बन जाता है। और इसके वजह से क्या होता है, स्टेट का जो पावर है, एक एरिया का, एक कंट्री का जो पावर है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो पावर कम हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपका जो एक गवर्नमेंट है, आपको वो पसंद नहीं आ रहा। मान लीजिए ब्रिटिश हम पे अभी तक रूल कर रहे हैं, तो हम लोग को पसंद नहीं आ रहा, तो सभी लोग तो आवाज नहीं उठाते एक साथ, आगे कुछ लोग आवाज उठाएंगे। फिर वो लोग आवाज उठाएंगे तो आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, हमें भी आवाज उठाना चाहिए। फिर हमें देख के और कुछ लोग आवाज उठाएंगे, तो इसी तरह से ये जो रेबिलियन है फैलता है। तो बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि हम लोग का जो एनिमी है कॉमन है। मतलब हम लोग को जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहा था, तो सभी देशवासियों को ये लगने लगा कि हम लोग का एक कॉमन एनिमी है। अब टाइम आ गया कि हम लोग इस कॉमन एनिमी को मिलकर एकजुट होकर सामना करें सेम टाइम। तो ऐसा सिचुएशन को डेवलप होने के लिए लोगों को लोग ऑर्गेनाइज होने चाहिए, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, इनिशिएटिव यानी कि बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स लेने चाहिए, और कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए कि हाँ, हम लोग इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो क्या हुआ था, इसी तरह का सिचुएशन डेवलप हुआ था इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में 1857। After 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले जो
लड़ाई हुआ था वो करीब 100 साल पहले हुआ था 1757 में, बैटल ऑफ प्लेसी जिसको बोलते हैं। पिछले चैप्टर्स में आप लोग पढ़े होंगे। तो 100 सालों के बाद 1757 के बाद 1857 में ब्रिटिशर लोग रूल किए, एडमिनिस्ट्रेशन किए, उसके बाद कंपनी को एक बहुत ही बड़ा रेबिलियन फेस करना पड़ा, जो कि मई 1857 में हुआ था। और इस रेबिलियन के वजह से कंपनी को एक तरह का धमकी मिल गया कि तुम लोगों को, यानी कि ब्रिटिशर्स लोगों को इंडिया में नहीं होना चाहिए। तो सेपोइज म्यूटिनाइड, बहुत सारे जो सेपोइज थे म्यूटिनाइड हो गए थे, यानी कि अपने जो आर्मी ऑफिसर्स थे उनको ओबे करना बंद कर दिए थे। मेरठ से लेके बहुत सारे लोग भी साथ साथ में सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के ये रेबेलियन में शामिल हो गए, साथ मिलकर खड़े हो। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये कॉलोनियलिज्म को लेके, यानी ब्रिटिशर्स को लेके सबसे बड़ा 19th सेंचुरी का सबसे बड़ा रेबेलियन हुआ था दुनिया में, दुनिया का सबसे बड़ा। तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, द बैटल इन द कैवलरी लाइंस, घोड़े पे इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई हो रहा है। तो क्या हुआ, 3 जुलाई के इवनिंग में 1857 करीब 3000 रेबल्स बरेली से आए, वो रिवर जमुना को क्रॉस किए, दिल्ली में घुस गए और ब्रिटिशर्स को अटैक कर दिए उनके कैवलरी पोस्ट। कैवलरी पोस्ट मतलब जहाँ पर घोड़सवार वाले सैनिक रहता है। और ये जो लड़ाई है रात भर चला, फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली। 8 अप्रैल 1857 में क्या हुआ, एक यंग सोल्जर जिसका नाम था मंगल पांडे, उसे फांसी पर लटका दिया गया। इसलिए लटकाया गया क्योंकि उनके ऑफिसर जो कि बैरकपुर में थे, उनको उनके ऊपर वो अटैक किया था। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ ना, कुछ सेपोइज उसी रेजिमेंट के, उसी ग्रुप के कुछ सेपोइज मेरठ मेरठ के रिफ्यूज कर दिए आर्मी ड्रिल करने के लिए। आर्मी में जो प्रैक्टिस किया जाता था, जो प्रिपरेशन कराया जाता है कि कैसे अपना ड्यूटी देना है वगैरह वगैरह, तो कुछ सेपोइज उसी रेजिमेंट के मना कर दिया कि वो ड्रिल नहीं करेंगे नए कार्ट्रिजेस को लेकर। कार्ट्रिजेस वेपन में यूज होता है। उन्हें ये सस्पेक्ट हो रहा था, ये शक हो रहा था कि ये जो कार्ट्रिजेस है इनमें काउज और पिग्स का फैट कोट किया गया है, मतलब इन कार्ट्रिजेस के ऊपर काउ और फैट का कोटिंग किया गया है। तो इसी की वजह से 85 सेपोइज को डिसमिस कर दिया गया सर्विस से और 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, ताकि क्योंकि ये अपने ऑफिसर्स को डिसओबे किए थे। ये जो हुआ 9 मई 1857 में हुआ। तो ये देख के जो बाकी इंडियन सोल्जर्स थे मेरठ में, वो इसका पूरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स दिए। वो क्या किए, 10 मई को सभी सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स मार्च किए मेरठ के जेल में, और जो इम्प्रिजन्ड सेपोइस थे, जो सेपोइस को जेल में डाल दिया गया था, उनको आजाद कर, और साथ साथ में वो ब्रिटिशर्स को अटैक किए और ब्रिटिशर्स को मार भी दिए कितने। और वहां पे जितने भी गन्स थे, एम्यूनिशन थे, गोला बारूद, उसको अपने कब्जे में ले लिए और उन बिल्डिंग्स को आग लगा दिए, और ब्रिटिशर्स के जो प्रॉपर्टीज था उनमें भी। और फिरंगीज यानी कि ब्रिटिशर्स के ऊपर वार डिक्लेयर कर दिए कि अब जंग होगा। और सोल्जर्स लोग पूरा डिटरमाइंड थे, पूरा ठान लिए थे कि ये जो ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में रूल कर रहे हैं, इस रूल को कैसे खत्म करें, पूरा खत्म करना ही है, मतलब करना ही है, ठान लिए थे। तो उनके बीच एक ये क्वेश्चन था कि इनके बाद कौन रूल करेगा इस लैंड को। इस क्वेश्चन का आंसर भी था एक सोल्जर के साथ। कुछ सोल्जर्स बोले कि जो मुगल एम्परर है बहादुर शाह जफर, वो रूल करेगा। जो सेपोइस थे मेरठ के, रात भर सवारी किए 10 मई का, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह वो दिल्ली पहुंच। इन सोल्जर्स का, इन सेपोइस का अराइवल का न्यूज आया अलग अलग रेजिमेंट में कि यहाँ पर मेरठ से कुछ सेपोइस दिल्ली के रेजिमेंट पहुंचने वाले हैं। दिल्ली के रेजिमेंट में जो सेपोइस थे, जो लोग थे, वो भी रेबेलियन में शामिल हो गए। वो लोग भी शामिल हो गए कि हम लोग भी रेबेलियन करें ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ। और वहां पर भी बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए, और जितने भी हथियार थे, एम्यूनिशन थे, गोला बारूद, सब कुछ सीज कर दिया गया, बिल्डिंग्स को आग लगा दिया गया। तो ये जो ट्रियोम्फेंट सोल्जर्स थे, यानी कि जो जीत हासिल करके आए थे सोल्जर्स, वो क्या किया, रेड फोर्ट के वॉल्स के चारों तरफ आ गए, इकट्ठा हो गए जहाँ पर बादशाह रहता, और वो ये डिमांड कर रहे थे कि उनको बहादुर शाह जफर से मिले। तो जो एम्परर था, वो उस वक्त ये जो ब्रिटिशर्स थे इनको सामना करने के लिए राजी नहीं, उसको इच्छा नहीं था अभी सामना करने के लिए। लेकिन सोल्जर लोग परसिस्ट, जबरदस्ती बोले, और वो लोग पैलेस में जबरदस्ती घुस गए, जो सोल्जर्स थे, और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मान लिया। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। और ये जो एम्परर बहादुर शाह जफर का एज तो बढ़ता ही जा रहा था, तो उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो इनके डिमांड्स को मान। तो वो लेटर्स लिखे बहादुर शाह जफर, जितने भी चीफ्स है और कंट्री के रूलर्स है, कि सब आ जाओ, साथ में मिलके एक कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि सभी स्टेट के जो भी राजा है, सब लोग मिलके हम लोग एक पार्टी बनाएंगे, एक अलायंस फॉर्म, ताकि साथ में मिलकर हम लोग ब्रिटिशर्स को हरा। ये जो सिंगल स्टेप लिया था बहादुर शाह जफर,
इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस, इनके बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट। ये जो सिंगल स्टेप लिया बहादुर शाह जफर, इससे बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हुए, यानी कि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए या रिजल्ट, बहुत सारे परिणाम हुए। तो जो मुगल डिनेस्टी है, मुगल का जो डिनेस्टी बहुत बड़ा था, वो कंट्री के बहुत बड़े पार्ट को रूल कर रहा था, यानी कि मुगल्स कंट्री के बहुत बड़े पार्ट को रूल कर रहे थे। और जो छोटे छोटे रूलर्स थे, जो चिफ्टेंस थे, ये अलग अलग टेरिटरीज के एरियाज को कंट्रोल करते थे मुगल के लिए, मुगल लोगों के लिए। ये जो छोटे छोटे रूलर्स है, चिफ्टेंस लोग है, ये अलग अलग टेरिटरी को कंट्रोल करते थे। तो ये लोग भी डर गए थे, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स लोग अपना कब्जा धीरे धीरे बढ़ाता गया तो वो रूल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे चिफ्टेंस रूलर्स को ये लगा कि अगर दोबारा से मुगल एम्परर का राज आ गया, ब्रिटिशर्स का राज चला गया, मुगल एम्परर का राज आ गया, तो वो लोग भी अब ये उनके जो टेरिटरीज है जिनको वो रूल किया करते थे, उनको फिर से मुगल के अथॉरिटी के अंडर उनको रूल करने का हक मिल जाएगा। ब्रिटिशर्स ये सब जो हो रहा था एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसा हो सकता है। वो लोग ये सोचे थे कि जो डिस्टर्बेंसेस, ये जो कार्ट्रिजेस के वजह से जो काव और पिग का जो फैट यूज कर रहे थे, इसका जो डिस्टर्बेंसेस था वो खत्म हो जाएगा, इसके वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रहा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बहादुर शाह जफर का डिसीजन था, उनके सामने जो सोल्जर सब सिपाही सब आए थे कि आपको हम लोग अपना लीडर चूज कर लिए हैं, डिक्लेयर कर दिए हैं, तो ऐसा करने से जो सिचुएशन है पूरा चेंज हो गया। और क्या होता है, जब लोगों को एक अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी मिल जाता है तो उनको इंस्पायर्ड फील होता है और एंथ्यूज फील होता है, एक्साइटमेंट फील होता है, और उनको इस वजह से करेज मिलता है, होप मिलता है और कॉन्फिडेंस मिलता है, ताकि वो आगे का जो भी एक्शन है पूरे अच्छे तरीके से ले सके। द रेबेलियन स्प्रेड्स, ये जो रेबेलियन है कैसे फैला? आफ्टर द ब्रिटिश वर राउटेड फ्रॉम दिल्ली, ब्रिटिशर्स क्या थे, जब दिल्ली से भाग गए, तब एक हफ्ता तक कोई भी अपराइजिंग नहीं हुआ, कोई भी लड़ाई वगैरह नहीं हुआ, और काफी टाइम लग गया ये न्यूज को फैलने के लिए। तो तभी म्यूटिनीज का एक स्पर्ट स्टार्ट, तभी स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज बिगेन हुआ। स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज मतलब म्यूटिनीज का बहुत सारा एक्टिविटी स्टार्ट होने लगा। तो रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट, एक रेजिमेंट और फिर दूसरा रेजिमेंट, फिर दूसरे से तीसरे रेजिमेंट, उसमें जो म्यूटिनाइड थे, जो म्यूटिनी लोग थे, वो लोग भी क्या किए, बाकी ट्रूप्स के साथ जुड़ गए। कुछ नोडल पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ, इन कुछ इंपॉर्टेंट जगहों में ये सभी लोग जुड़ने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जो टाउन के लोग थे, जो गांव के लोग थे, वो लोग भी इस रेबिलियन में, इस विद्रोह में शामिल हो गए। और जो लोकल लीडर्स है, जो जमींदार है और जो चीफ्स है, इनके आसपास रैली करने लगे, इनके साथ रैली करने लगे। क्यों रैली करने लगे? क्योंकि लोकल लीडर्स, जमींदार और चीफ्स, इनका जो ऑथोरिटी था, जो हक था, ये ब्रिटिशर लोग छीन लिए थे। तो अब ये लोकल लीडर, जमींदार और चीफ्स, ये लोग भी तैयार थे कि अपना ऑथोरिटी वापस ब्रिटिशर्स से लेने के लिए, और ब्रिटिशर्स को लड़ाई करके ही ये होगा। नाना साहेब, नाना साहेब कौन थे? अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव का एडॉप्टेड, पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड बेटे थे नाना साहेब, जो कि कानपुर में रहते थे। वो भी आर्म फोर्सेस इकट्ठा किए, और उस सिटी से, कानपुर से, जितने भी ब्रिटिश गैरिशन है, मतलब ब्रिटिश का आर्मी जो भी है, जहां पर ब्रिटिशर लोग रहते हैं, उनको एक्सपेल कर दिया, जबरदस्ती धक्का उक्का मार के अपने सिटी से निकाल दिया। और वो अपने आप को प्रोक्लेम करने लगे, ये बोलने लगे कि वो पेशवा है, पेशवा यानी कि एक लीडर। और वो ये भी डिक्लेयर कर दिए, कौन? नाना साहेब, कि वो गवर्नर है बहादुर शाह जफर के अंडर में, मतलब बहादुर शाह जफर के वो एक गवर्नर है नाना साहेब। बिरजिस, लखनऊ में क्या हुआ, बिरजिस कदर, वो नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे। नवाब वाजिद अली शाह को अपने पावर से हटा दिया गया था, उसी का मतलब है डिपोस्ट। लखनऊ में क्या हुआ, बिरजिस कदर, द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह के बेटे, जिसका नाम है ब्रिजिस कदर। यहाँ पे डिपोज इसलिए गया है कि डिपोज का मतलब नवाब वाजिद अली शाह को, कोई रूलर या फिर लीडर को उसके पावर से हटा देने का मतलब होता है डिपोज। तो नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था, और उसी के बेटे थे बिरजिस कदर। वो खुद को नया नवाब प्रोक्लेम करने लगे, खुद को बोलने लगे। ही टू एक्नोलेज द सुजेरेंटी ऑफ बहादुर शाह जफर। अब बिरजिस कदर भी ये एक्नोलेज कर रहा था, खुद को बतला रहा था कि बहादुर शाह जफर के अंडर वो नवाब बना है। और उसकी माँ, यानी कि वाजिद अली शाह की वाइफ और ब्रिटिश कदर की जो मदर है, उनका नाम है बेगम हजरत महल, वो भी इस अपराइजिंग में, ये जो भी दंगा फसाद होने वाला था, ये जो भी रेबिलियन हो रहा था, वो भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे ब्रिटिशर्स को हराने के लिए। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जॉइन द रेबल सेपॉइस। झांसी में क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई रेबल सेपॉइस के साथ जुड़ गए, मिल गए, और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ
लड़ाई की है टांटिया टोपे के साथ, द जनरल ऑफ नाना साहेब। ये टांटिया टोपे नाना साहेब के जनरल थे। मध्य प्रदेश के मंडला रीजन में रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़, वो भी एक आर्मी खड़ा की, और उसमें आर्मी में 4,000 लोग, और ये 4,000 आर्मी के साथ अपने स्टेट में जो ब्रिटिशर्स का रूल था, वो ब्रिटिशर्स को चार हरा दिया गया ये 4,000 आर्मी के साथ। और उस स्टेट में रानी अवंतीबाई यानी कि मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई ब्रिटिशर से एडमिनिस्ट्रेशन छीन ली और अपने हाथों में ले ली। तो अलग अलग जगह जो भी रेवलियन खड़े हो रहे थे रेबल फोर्सेस के द्वारा, ये ब्रिटिशर्स लोग आउटनंबर्ड हो गए थे, मतलब ब्रिटिशर्स का संख्या, उनका सेना का, ब्रिटिशर्स का आर्मी का संख्या कमता गया, क्योंकि हर तरफ से इनको रेबल का सामना करना पड़ रहा था। और ये ब्रिटिशर्स काफी सारी लड़ाइयों में हार गए, बैटल्स में हार गए। तो इसके वजह से लोग कन्विंस हो गए थे कि ब्रिटिश का जो रूल है वो कोलैप्स हो रहा है अच्छे के लिए, और लोगों को ये ब्रिटिशर्स को हार देके कॉन्फिडेंस मिल रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है आगे बढ़ने का और रेबेलियन के साथ जुड़ जाने का। तो एक सिचुएशन हुआ, उसमें भी रेबेलियन बहुत ज्यादा फैला, जो अवध के रीजन में हुआ। 6 अगस्त 1857 में क्या हुआ, एक टेलीग्राम देखने को मिला जो कि भेजा गया था लेफ्टिनेंट कॉलोनल टाइटलर के द्वारा। तो ये जो टेलीग्राम लेफ्टिनेंट कॉलोनल टाइटलर अपना कमांडर इन चीफ को भेजा था कि ब्रिटिशर्स को अब क्या कैसे डर का सामना करना पड़ रहा है, मतलब इतने सारे रेबिलियन उठ खड़े हुए थे, हर तरफ से लोग बगावत कर रहे थे ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए, और ब्रिटिशर्स हार रहे थे। तो 6 अगस्त 1857 में लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट कॉलोनल टाइटलर अपने कमांडर इन चीफ को भेजा था कि लोगों को ब्रिटिशर्स को कैसे कैसे डर का सामना करना पड़ता है, और उसमें ये था, ये बोला कि हमारे जो लोग हैं ब्रिटिशर्स के जो लोग हैं उनको कैसे झुकना पड़ रहा है इन सारे लोगों के आगे, और ये लड़ाई है जो खत्म ही नहीं है, और जितने भी गांव हैं सभी लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए, ऐसा टेलीग्राम में बताया जा रहा है। और जो जमींदार है वो भी अब साथ मिलके खड़े हो गए और हमें भगाने की कोशिश में। तो ये जो रेबिलियन है इसके वजह से बहुत सारे लीडर्स नए नए बन गए। एग्जाम्पल के तौर पे अहमदुल्ला शाह, एक मौलवी थे फैजाबाद के, ये भी एक लीडर बन गए, और वो ये प्रोफेसाइज कर रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है वो अब जल्दी खत्म होगा। प्रोफेसाइज यानी एक तरह का भविष्यवाणी। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स। तो वो भी लोगों को इमेजिनेशन को कैप्चर किया कि आजाद होंगे हम, आजाद होने वाले, ब्रिटिशर्स का कब्जा जाने वाला है, और ऐसे करके बहुत सारे सपोर्टर्स वो भी जमा कर लिए, और वो फिर लखनऊ आ गए ताकि ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई कर सके। दिल्ली में क्या हुआ, बहुत सारे गाजीज या फिर रिलीजियस वॉरियर्स बोल सकते हैं, वो साथ में मिलके खड़े हो गए ताकि ये जो व्हाइट पीपल यानी कि जो ब्रिटिशर्स है उनको हरा सके। जैसे बख्त खान एक सोल्जर था बरेली का, वो एक बहुत बड़ा फाइटर्स का चार्ज लिया और वो एक की मिलिट्री लीडर बन गया उस रेबेलियन का। कौन? बख्त खान। बिहार में उसी तरह एक पुराना जमींदार जिसका नाम था कुंवर सिंह, वो भी इस रेबल में जुड़ गया सेपोइस के साथ और ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई किया महीनों तक। तो इसी तरह लीडर्स और फाइटर्स अलग अलग जगहों से, अलग अलग टेरिटरी से सब साथ मिलके खड़े हो गए, ब्रिटिशर्स को हराने में लग गए और ब्रिटिशर्स का बैंड बजाने में लग गए। तो हम लोग इसमें देखें कि कैसे रेबिलियन फैला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रेबिलियन है मेरठ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि सबसे पहले कुछ सेपोइस नए कैटरेजेस को इस्तेमाल करना बंद कर दिए, फिर उनको जेल में डाल दिया गया, फिर कुछ इंडियन सोल्जर जाके उस जेल को तोड़ दिए और जितने भी गन्स एम्युनिशन ले आए बिल्डिंग्स को आग लगा दिए। तो इसी तरह धीरे धीरे अलग अलग रेजिमेंट में म्यूटिनी स्टार्ट हुआ, यानी कि फिर वो लोग बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मान लिए, और बहादुर शाह जफर भी लेटर भेजा सभी अलग अलग स्टेट के जो लीडर्स है, जो रूलर्स है, जो किंग्स है उनको, अलग अलग स्टेट के जो किंग्स है उनको, ताकि अब वक्त आ गया साथ मिलकर खड़े होने का, और उनका साथ लोकल लीडर जमींदार ये लोग भी दिए। फिर धीरे धीरे अलग अलग जगह में अलग अलग लीडर्स बने और सभी लोग ब्रिटिशर्स को अपोज किए। वीडियो लंबा हो गया, आई गेस आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।